नमस्कार दोस्तों। हम आज के सत्र में बात करने वाले हैं कि अब आपकी आगामी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि 25, 26, 27 तारीख से आप अध्यापक भर्ती परीक्षाओं को दे चुके हैं। आपकी परीक्षाएं हो चुकी हैं और आपको अपना स्कोर भी पता चल गया है। आपने कैसा प्रदर्शन किया ये इस बात से आप विज्ञ हो चुके हैं। सारी बातें अब स्पष्ट हो गई हैं और अब विद्वान लोगों ने कट ऑफ भी बता दी है ऑलमोस्ट और उस कट ऑफ के बेस पे आपको अंदर तक पता चल ही गया है कि सिलेक्शन होना है या सिलेक्शन नहीं होना है। और कुछ लोग बाउंड्री पे भी हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 3 टाइप की कैटेगरी अब है मार्केट में और सभी अभी इस समय संशय में है। कोई भी ऐसा आश्वस्त नहीं है। बहुत कम बच्चे आश्वस्त हैं कि अपना तो डेफिनेटली सिलेक्शन है और कुछ बच्चे पक्के आश्वस्त हैं कि अपना डेफिनेटली नहीं है और बाकी मोस्टली सारे तीसरी कैटेगरी में हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कुछ विद्वानों की कट ऑफ में वो शामिल हो रहे हैं, कुछ विद्वानों की कट ऑफ में शामिल नहीं हो रहे हैं। अब फाइनल तो बोर्ड करेगा, क्योंकि जब पहली बार पेपर होते हैं तो पता नहीं चलता कितनी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि पैटर्न नया होता है, सिलेबस नया होता है, ऋणात्मक अंकन नया होता है, बहुत कुछ चीज़ें नई होती है। और जब सारी चीज़ें नई हो तो फिर अनुमान लगाना आसान नहीं होता, बिल्कुल आसान नहीं होता। और उसमें भी स्टूडेंट, लगभग अधिकांश स्टूडेंट जो है अपनी मार्किंग पैटर्न सही नहीं करते, अपना स्कोर सही नहीं बताते और दूसरे लोगों को दिखावे के चक्कर में, अपना इम्प्रेशन डालने के चक्कर में, अपनी रेपो बढ़ाने के चक्कर में कई लोग स्टूडेंट भी अपना स्कोर गलत ही बताते हैं। तो ये यूट्यूब और इस पे जो ये एक वो होता है ना, वो समय बर्बादी का एक कारक, हाँ पोल, वो पोल करवाते हैं। उस पोल में भी कोई भी जाके मेरे जैसा जाके 240 करके आ जाता है। तो इन चीज़ों पे भरोसा ना रखें। कट ऑफ कितनी रहेगी ये ना हम तय करते हैं, ना कोई बाहर विद्वान तय करते हैं, ये बोर्ड तय करेगा और बोर्ड भी आपकी ओएमआर शीट की बेस पे करेगा, है ना। तो कट ऑफ कितनी भी रह सकती है। मैंने सारी चीज़ें देखी तो मुझे लगा पेपर को देख के कि 60 से 65% वाले सारे सेफ हैं, अच्छी रेस में है। खैर वो बातें जा चुकी हैं, बीत चुकी हैं। अब अपने सोचने, आपके सोचने या मेरे सोचने से ना आपका स्कोर घटेगा ना आपका स्कोर बढ़ेगा। बेहतर यही है कि उस पेपर को बंद करके आप पेटी में डाल दो। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है। जो बीत चुका है उसको आप बदल नहीं सकते, जो आने वाला है उसको आप बेहतर कर सकते हैं। तो जब बात बीत चुकी है तो उसके ऊपर समय क्यों ज़ाया करना। अब जिसका पेपर खराब हुआ है वो बहुत कुछ झेल रहा है, मुझे पता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की उम्मीदें थी और उन उम्मीदों के बोझ के तले वो दबा हुआ ऑलरेडी था ही। और अब घर परिवार साथी लोगों के फ़ोन भी आएंगे जिनको पता चला है कि आपका पेपर खराब हुआ है। वो आपको कुछ 4-5 दिन तक जीने नहीं देंगे। मुझे ये भी पता है कैसे कैसे फ़ोन आते हैं, उनमें क्या क्या भाषा यूज़ की जाती है, ये भी आप सबको झेलना पड़ेगा। हम एक स्टूडेंट को ये चीज़ें झेलनी ही होती है, जीवन के किसी न किसी फेज में झेलनी होती है। सिलेक्शन होने के बाद भी झेलनी पड़ती है ना, क्योंकि ये चीज़ें चलती रहती है। आप इसके अभ्यस्त हो जाइए, कोई नई बात नहीं है। सिलेक्शन होने के बाद में भी आप पे आरोप लगाया जा सकता है कि उन्होंने पैसे दिए थे या कुछ भी हो सकता है। देखो, लोगों के पास और कोई काम नहीं है ना, तो आप इन चीज़ों से ना उलझें। जैसे आप लोगों को कोई फ़ोन कर रहा है, कोई सुना रहा है, तो मैं मानता हूँ आप खामोश रहिए, बस शांत रहिए और हल्की सी स्मेल के साथ बात को ख़त्म कर दीजिए और उन बातों को दिमाग में रखिए। और उससे जो एक एनर्जी निकलेगी आपके अंदर, जो जैसे हम गुस्सा कह सकते हैं, गुस्सा तो आता ही है ऐसी बातें सुनने पर, खुद पे घृणा भी होती है। इसका उपयोग लीजिए और आगे कोई न कोई ढंग का परिणाम देकर आप अपने आप को सिद्ध कीजिए। ये बेस्ट ऑप्शन होता है। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, सिंपल सा पॉइंट है। अब पहली बात। दूसरी बात ये कि जो परीक्षा हो चुकी है उसके ऊपर ज़्यादा सोचने का कोई सेंस भी नहीं है। जिनका पेपर अच्छा गया है, बहुत बढ़िया पेपर गया है, तो उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि शायद ये सही आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना। उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, उनको लग रहा है कि भाई देखो हमारा जो है वो पेपर जो है वो आपके बढ़िया हुआ है, सिलेक्शन अच्छा हो जाएगा। तो ये आपके लिए, कईयों के लिए ये एक अच्छी बात भी है, क्योंकि पेपर अच्छा होता है तो डेफिनेटली उनके ड्रीम्स पूरे होने जैसी बात होती है। तो वो भी ठीक बात है, कईयों का पेपर अच्छा हुआ है। तो अब ये है कि जिनके पेपर बहुत अच्छे हुए हैं, अब जीते वो भी नहीं है,
क्योंकि अध्यापक बनने भर से कोई खुशियाँ नहीं आ जाती। और जिनके पेपर ख़राब हुए हारे वो भी नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी बहुत है। सपोज़ करो आप दो साथी है, एक का सिलेक्शन हो रहा है, एक फेल हो रहा है, और जो फेल हो रहा है उसने कल को थानेदार की तैयारी कर ली और कल को थानेदार बन गया, ऐसा ही बन गया, वही 2 स्टार लेके आएगा। तब आप देखना कि कौन जीता कौन हारा, कोई पता नहीं चलता। मुझे ठीक से याद है 2011 की मैं बात करता हूँ। 2011 के 12 के सेकंड ग्रेड में मैं फेल हुआ और मेरे कई साथी पास भी हो गए। बुरा लगा उस समय, लेकिन 4-5 दिन बुरा लगा और उसके बाद में मैंने मेरा काम वापस शुरू किया। आज की अगर मैं बात करूं तो जो उस समय मेरे साथी पास हुए थे वो प्रमोशन लेके फर्स्ट ग्रेड तक गए और मैं मेरी कॉलेज शिक्षा में हूँ और मेरे आसपास भी नहीं है कहीं पे। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक रिजल्ट से आपकी काबिलियत तय नहीं होती, एक रिजल्ट से हारा जीता नहीं हो सकता है आज आप फेल हुए हो, आज आपके नंबर कम है, आप भविष्य में बढ़िया रिजल्ट देख के उन चीज़ों को पीछे छोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सिंगल रिजल्ट से आप सारी समय को भरपाई कर सकते हो। मेहनत करते करते 30 साल तक नौकरी नहीं लगी और 31वें साल अगर प्रोफेसर बन गया, बात हो जाएगी पूरी, क्योंकि वो पूरा गैप निकाल देगा। तो एक आधी अगर परीक्षा खराब हुई है या इस प्रकार की हुई है तो उसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन आगे उससे बेहतर परिणाम देके इन सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकते हो। तो मैं ये मान रहा हूँ कि जिनके पेपर अच्छे हुए, जिनके खराब हुए, जो बीच में है औसत लेवल पे, उन सबको अब आगे देखना चाहिए। मैं बड़ा पॉजिटिव व्यक्ति रहा हूँ हमेशा से। जब भी मेरे पेपर खराब हुए या मैं फेल हुआ हूँ तो मेरा एक सीधा सा फंडा रहा है कि 3-4-5 दिन में बहुत जल्दी उभर जाता हूँ और उभरने के बाद में मैं आगे लक्ष्य की ओर देखता हूँ। और जब मैं किसी एग्ज़ाम में फेल हुआ हूँ तो मैं हमेशा उसके बाद दूसरे बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करी। तो फिर क्या होता ना कि हमारे साथी जिस ग्रेड पे होते आप उसके अपर ग्रेड पे चले जाते हो अगले साल, 2 साल, 3 साल बाद में। तो वो तब होता है जब आप बैठते नहीं हो हार कर, आप निरंतर चलते रहते हो। तो लोगों को जवाब देने की बजाय अपनी ऊर्जा जो है आगामी रणनीति में लगाए और अपना काम करना शुरू करें। ठीक है, यही मैं कहना चाहूँगा। दूसरा, इस पेपर में जो आपकी कमियां रही, जो चीज़ें रही कम रही, उनको पहचानिए आप कि क्या कम रहा। बड़ा निष्पक्ष रूप से विश्लेषण कीजिए कि मेरे में ये कमी रही है और उन कमियों को स्वीकार कीजिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। और आगे भर्तियों पर वापस फोकस कीजिए और ठीक से काम करना शुरू कर दीजिए, तभी आप जो है वो ठीक कर पाओगे। बाकी बाजारी अफवाहों से बचिए, बाजार में जो बातें चलती हैं उनसे बचिए आप, क्योंकि उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी कोई प्रमाणिकता नहीं है। ये जितने भी झोला छाप है, मुझे शब्द यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन पेपर होते ही कट ऑफ की वीडियोस लेके आ गए। बताओ, पेपर इधर हम सॉल्यूशन नहीं कर पाए, उधर से लोग बता रहे 230 रहेगी, 40 रहेगी, 20 रहेगी। ये सब चीज़ों से बचें आप, और आप अपनी मेहनत पे ध्यान दें, आगे के लक्ष्य की तरफ ध्यान दें कि अब क्या करना है। हो चुका उसका तो उसका तो क्या करेंगे आप। आगे देखोगे तो ही फायदा है, नहीं देखोगे तो आप फिर पीछे रहोगे, कोई नई जनरेशन और अंदर आएगी। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। अब हम इसमें 2 चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं कि L1 के स्टूडेंट आगे क्या करें, L2 के स्टूडेंट आगे क्या करें, आपके पास क्या क्या विकल्प हैं। तो सबसे पहले मैं L1 की बात करूंगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम L1 की बात करते हैं कि L1 के पास में क्या विकल्प है। अब पेपर खराब हुआ है तो भी, पेपर सही हुआ है तो भी, और बॉर्डर पे है तो भी। अब खराब सही के क्या दायरे, मैं ये मानता हूं कि जिसके 70% से ऊपर है ये बहुत सेफ है। मतलब आप यूं कहिए कि इनका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे L1 हो चाहे L2 हो। कोई सब्जेक्ट एक आधा इधर उधर हो सकता है, बाकी सभी में। जिसके 65 से 60 से 70 मतलब ऐसे कह सकते हैं 65 से 70 के बीच में है, 65% से प्लस है, ये सारे बहुत अच्छी स्थिति में है, ये खराब स्थिति में नहीं है ना। ये भी ऑलमोस्ट सेफ है, ये ऑलमोस्ट सेफ है यूं कहिए कि। और 60% से वो ऊपर है, प्लस है, ये एक अच्छी रेस में है, ये रेस से बाहर नहीं है। और 60% से नीचे क्या पता कट ऑफ रह भी जाए। मैं ये बात कर रहा हूँ एक प्रकार से OBC जनरल EWS की बातें कर रहा हूँ।
अब प्लस माइनस 5% हो जाता है, कोई पता नहीं चलता कुछ भी। आप ये मान के चलिए, अगर 60% है तो आप रेस में मानिए, बाहर मत मानिए। 60 से नीचे हैं तो आप अपने आप को बाहर ही मानिए, ठीक है। 65% है तो ऑलमोस्ट सेफ मानिए आप, 70% है तो सेफ मानिए, ठीक है। ऐसा मान लेने से क्या ही जाता है आपका। हाँ, ये बड़े बड़े दावे नहीं करने मार्केट में कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सर ने कहा है कि 60% वाला रेस में है, ये वो। मैंने सिलेक्शन का नहीं कहा, मैंने कहा आप रेस में है और मेरिट ऊपर नीचे होती तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप जिस भी कैटेगरी में है उन सभी के लिए मैं ये बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। L1 के पास सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उनके पास बीएड तो है नहीं, तो उनके पास टीचिंग की अब सारी वैकेंसीज बंद है आगे। उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है अभी SI व RS। अगर आपकी प्रशासन में छोटी मोटी रुचि है, चाहे पेपर खराब हुआ है चाहे पेपर बढ़िया हुआ है, तो आप इस तरफ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि SI की वैकेंसी 750-800 पोस्ट की वैकेंसी है, 2023 के आखिर में आएगी, 24 में पूरी होगी। ऐसे कैसे SI की RS की वैकेंसी भी है जो कि 650-700 पोस्ट की वैकेंसी है, जून जुलाई में आएगी, तो वो भी 25 में पूरी होगी, सॉरी 24 में पूरी होगी। तो 23-24 में दोनों वैकेंसीज जो है वो आपके आने की पूरी संभावना है और पूर्ण भी होगी, ठीक है। अब आप इसकी तैयारी करने से क्या, देखो SI और RS की तैयारी लगभग सेम ही है, प्री पेपर तो सेम ही है और मेंस पेपर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसकी तैयारी करने का फायदा क्या है? फायदा ये कि अगर इसमें सिलेक्शन नहीं भी होता है तो भी आपका जनरल स्टडी इतना अच्छा हो जाएगा कि आप दूसरे किसी एग्जाम को भी दोगे ना तो वो आपके दायरे में आ जाएगा। तो इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी, बड़े आराम से इसको आप करिए, दिल से करिए, क्योंकि हाल फिलहाल आपके सामने इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। एक ऑप्शन आपका ये है, ये किसको अपनाना है? ये उसको अपनाना जिसका प्रशासन में रुचि भी हो और जिसको लगता है कि मेरा पेपर बहुत बढ़िया हो रखा है, ठीक है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उनको सीधा इस तरफ चले जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है LDC, जिसका CET क्लियर है, जिसका ये पेपर ठीक नहीं गया है L1 का, जिनको लगता है कि ये अभी हाल फिलहाल मेरे से हो नहीं पाएगा, तो वो LDC की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि LDC में भी आप योग्य हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि LDC की योग्यता मैं पूरी नहीं कर रहा हूँ या फिर मेरे LDC का सिलेबस मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर आपके पास ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन रहता है कि वापस L1 की तैयारी करना, ठीक है। अब वापस अगर अपन L1 की बात करें तो ये अभी हाल फिलहाल पॉसिबल इस समय तो नहीं है। हालांकि 12,000 पद क्रिएट हुए हैं, 4-5,000 6,000 पद L1 के होंगे उसमें, ये है, बट ये भी कब भर्ती पूरी होगी, ये मुझे लगता है कि 2023, 24, 25, क्योंकि एक साल में तो आज तक कोई सरकार की कोई भर्ती पूरी नहीं हुई, तो ये हो सकती है, बट इसको अभी बहुत टाइम लगेगा। तो जब टाइम लगता है, आप हाल फिलहाल अभी L1 का सिलेबस छोड़े हुए हो, तो आपका मन भी नहीं बनेगा इसकी तरफ, है ना। मन इसलिए नहीं बनेगा कि वापस वही किताबें पढ़ना थोड़ा सा आपको बोरियत सा महसूस करवाएगा, इसलिए ये थोड़ा मुश्किल होता है। ये आप कब करना, जब भर्ती आने की प्रक्रिया में हो, आपको लगेगा कि हाँ भर्ती आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। इससे पहले एक बार रीट भी करवाएंगे, क्योंकि नए बच्चों को शामिल करेंगे, रीट होगी। आपने जिसने रीट कर ली है वो तो सर्टिफिकेट अब आजीवन चलेगा ही चलेगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं, है ना, जिन्होंने पिछली रीट नहीं दे पाए, पात्र नहीं थे, उनके लिए एक नई रीट होगी। रीट के बाद में जाके अध्यापक भर्ती परीक्षा होगी, तो उसको काफी टाइम लग जाएगा। और मैं मानता हूं कि आपको इस परीक्षा, ये भर्ती जब आएगी 4-5-6 महीने मिल जाएगी, उस समय इसकी तैयारी कर लेना। अभी से इसकी तैयारी में आपका जोश नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये बाद में देखना, अभी आप LDC करो। अगर आपको लगता है कि पेपर खराब हुआ है, इसका सिलेबस मेरे पक्ष में है, CET क्लियर है, तो इसकी करनी चाहिए। अगर आपका पेपर बहुत अच्छा हो रखा है वगैरह, तो आप है वो SI-RS की तरफ जाइए। देखो विकल्प आपकी है, हम आपको सिर्फ विकल्प बता रहे हैं, चयन आपको करना है आपकी क्षमता के अनुसार, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अलग क्षमताएं होती है। मेरी कैपेबिलिटीज अलग है, आपकी अलग है, आपका सोचने का तरीका अलग है, मेरा सोचने का तरीका अलग है। तो मैं जो बातें बता रहा हूँ ये आपको डिसीजन लेने में मदद करेगी। आप मेरे अनुसार डिसीजन मत लीजिए, आप अपने अनुसार डिसीजन लीजिए। बस इन बातों को ख्याल रखोगे तो आपका डिसीजन थोड़ा बेहतर होगा, ठीक है। और चौथी बात, आप इस समय बीएड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में बीएड है नहीं, BSTC ही है केवल। बीएड कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपके सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सब रास्ते खुल जाएंगे। और साथ साथ में बीएड के साथ किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से MA कर लीजिए या MSc कर लीजिए, जिसमें भी आप हो। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी योग्यता अभिवृद्धि होती रहेगी। मतलब ये होगा कि आपकी जो एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है वो और बढ़िया होती जाएगी, आप थोड़े से इसमें बिजी भी हो जाओगे। तो ये तो कर ही लेना कन्फर्म। हाँ, ये है कि नहीं मुझे प्रशासन में ही जाना है, एजुकेशन में नहीं रहना, तो आपकी इच्छा, लेकिन मेरा मानना है कि करनी चाहिए, क्योंकि कल को अगर L1
नौकरी लग जाती है आपकी, फिर आप केवल L1 ही रहोगे जब तक आपका बीएड नहीं होगा, तब तक आपका प्रमोशन भी नहीं हो पाता है। ठीक है, आपके पास समय है, ये कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि L1 का पेपर बहुत शानदार गया है तो बीएड मत करना, तो एमए करना, क्योंकि पेपर शानदार गया तो सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन होने के बाद आपको बीएड बीच में छोड़नी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि एमए कर लेना, वो भी प्राइवेट कर लेना, और बीएड बाद में वृद्धा यूनिवर्सिटी या कोटा यूनिवर्सिटी कहीं से भी कर लेना, है ना। ये चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ध्यान रखना। तो आप SIRAS के आपके पास में बड़ा अच्छा ऑप्शन है। भर्तियाँ कब पूरी होगी ये भी मैंने आपको यहाँ पीछे लिख रखा है। LDC 2023 में आ जाएगी, आप देख लेना, और 2024 में पूरे होने के पूरे चांसेस है। इलेक्शन ईयर है, सरकार भर्तियाँ घोषित कर लेगी, जारी भी कर लेगी, पूरी जो है वो अगले साल या उससे अगले साल ही होगी। इस साल मुझे नहीं लगता कि भर्तियाँ पूरी हो पाएगी। तो ये 4 ऑप्शन आपके L1 के पास में तो मुझे याद आ रहे हैं। इसके अलावा भी कोई ऑप्शन हो आपके पास में तो आप वो भी अपना सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, देख लेना आप। अब आप कहोगे कि नहीं मुझे RS का मुझे नहीं है, तो RS का फिर भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है, इसकी तैयारी करने से बाकी चीज़ें अपने आप तैयार हो जाती है, क्योंकि इसका काफ़ी बड़ा सिलेबस है। तो छोटी छोटी परीक्षा यूं ही पास कर जाओगे। कांस्टेबल है जैसे, अब कोई कांस्टेबल की करेगा, तो जैसे SI की तैयारी करी RS SI की, तो कांस्टेबल की परीक्षा तो हंसते हंसते पास कर लेगा। लेकिन आप केवल कांस्टेबल को फोकस करोगे तो SI RS तो आज से निकल गया हमेशा के लिए। क्या पता SI में सिलेक्शन हो जाए, आज आपका रीट में नहीं और कल SI में 2 स्टार लग जाते हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि आपका जीवन धन्य हो गया, है ना। तो आप इस असफलता को किसी और माध्यम से इस असफलता को भुला सकते हो, और बढ़िया तरीके से बुला सकते हो। आज जो लोग मजे ले रहे हैं आपके, अगर आप कल को थानेदार बन जाते हैं तो आप देखना, उन लोगों की शक्लें देखना आप एक बार। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ें की जा सकती है, आपके ऊपर है। ठीक है, अब बात है, दूसरा पोर्शन आता है L2 का। देखो, मैं मेरे डिसीजन पे बड़ा क्लियर रहता हूँ, मेरा माइंड हमेशा क्लियर रहा है, मैं कभी भी उलझता नहीं हूँ, और मुझे क्या डिसीजन लेना मैं परीक्षा के ठीक बाद ले लेता था, और कभी भी मैं ऐसे डिसीजन में भ्रमित नहीं होता था। 2-3 दिन तक समीक्षाएं करने के बाद में मैं एक निष्कर्ष पर पहुंच जाता था कि मुझे क्या करना है, और फिर उसके पीछे लग जाता था। ये मेरा हमेशा से निर्णय क्षमता बहुत अच्छी रही है। बस उसी अनुरूप मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपना डिसीजन लीजिए और उस पे ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर अभी आपका पेपर फेल हुआ है या फिर कमजोर हुआ है, तो आप ये मत समझिए कि मेरे से आगे भी पास नहीं होगा, क्योंकि पहली गलतियां होती है, और अगर वो दोबारा जब पेपर देने जाते हो मैच्योरिटी आ जाती है, फिर आप ठीक कर लेते हो, चीज़ों को ठीक कर लेते हो। एक बार धक्का लगने के बाद चीज़ें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती है, आप उसको बढ़िया से हैंडल कर लेते हो। अब मैं L2 की बात करूँ, इनके पास कई सारे ऑप्शन है। L2 के अंदर क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। अब कुछ लोग बच्चे ऐसे जिसके पास में MA की हुई है, MA MSc किया हुआ है ना, या MCOM जो भी है। तो अब किसी ने अगर MA MSc किया हुआ है तो इनके पास में सबसे बढ़िया विकल्प है फर्स्ट ग्रेड का। कौन सा? इनके पास फर्स्ट ग्रेड का बहुत बढ़िया विकल्प है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की भर्ती जो है वो बिल्कुल पाइपलाइन में है, और आप मान के चलिए 6-7 हज़ार पदों की भर्ती फर्स्ट ग्रेड की 2023-24 में आपको देखने को मिलेगी। 23 में भर्ती लास्ट में आ जाएगी, तो 24 में पूरी हो जाएगी। अभी से तैयारी करोगे तभी आप अपना जो सब्जेक्ट है वो 1 साल में बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे से कर सकते हो। तो इसको बिना कोई देरी किए हुए, L1 के साथ भी यही सिस्टम है, मैं सभी का यही कह रहा हूँ। 70-65 ये संपूर्ण अध्यापक भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इसमें किसी L1 या 2 की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इस क्राइटेरिया में हैं, अगर आपका L2 बहुत बढ़िया गया है तो आप कर लीजिए, नहीं गया तो भी कर लीजिए, क्या पता आपका इसमें ना और इसमें हो जाएगा। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है मेरे स्टूडेंट के, जहाँ रीट में उनका नहीं हुआ था और वो लेक्चरर बन गए। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है मेरे पास। तो आप जिसके पास में MA MSc है, नहीं भी है, अपीयरिंग भी चल जाएगा। अगर आप कह रहे हो सर मेरे तो यूं कहिए कि मैं अपीयर हूँ, मेरे पास है नहीं, मैं भी MA फाइनल ईयर में हूँ या फर्स्ट ईयर में हूँ, तो भी आप करिए, क्योंकि आप एलिजिबल हो सकते हैं। क्योंकि राजस्थान सरकार में भर्तियाँ लेट भी होती है, और वैसे भी आपको पता है कि परीक्षा तक आपको डिग्री चाहिए होती है। तो परीक्षा तक डिग्री का मतलब क्या हुआ, परीक्षा होगी उस दिन आपको रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो वो कब होता है, वो तो सरकार की स्फूर्ति पे काम करता है, लेट लतीफ़ी भी हो जाती है। तो जिनके MA अपीयरिंग है, मुझे लगता है उनको बिना कोई देरी किए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी उनके सामने दूसरा कोई एग्जाम नहीं है। ठीक है, इनके पास में सबसे बेस्ट विकल्प यही है फर्स्ट ग्रेड का। इसके अलावा इनके पास में अगर कोई MA नहीं है और फॉर्म भी MA का भरा हुआ नहीं है और इच्छा भी नहीं है MA की फर्स्ट ग्रेड की तरफ, तो उनके पास में ग्रेड 2 का ऑप्शन अच्छा है ना। जैसे हम
सीनियर टीचर कह सकते हैं। अब सीनियर टीचर का ऑप्शन आपके पास अच्छा है, लेकिन सीनियर टीचर की हाल फिलहाल अभी कोई वैकेंसी नज़र नहीं आ रही है। हालांकि ये भी प्रस्तावित है, क्योंकि जितने प्रमोशन हो जाएंगे सीनियर टीचर की पोस्ट खाली हो जाएगी। 2025 अभी भी क्रिएट हुई है, ये भी आएगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो है, अगर आपका IMA नहीं है आपके पास में और आगे करने का भी मन नहीं है, तो सीनियर टीचर भी आपके पास में एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है। और इसके अलावा आपके पास में तीसरा एक ऑप्शन और भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट वगैरह। ठीक है। मेरा ये मानना है कि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड की ठीक तैयारी करेगा, उसका नेट अपने आप हो जाता है। लगभग हमारे आर्ट्स में तो यही है कि जिसने हिस्ट्री ठीक से पढ़ ली उसका नेट भी हो जाता है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर ठीक से तैयारी करते, क्योंकि ये भर्ती तो अभी आ जाएगी अप्रैल के आसपास, है ना, लेट भी होगी। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की ठीक से तैयारी करते हैं तो फिर आपका फर्स्ट ग्रेड भी हो जाएगा और नेट की तैयारी भी हो जाती है, इसमें भी हो जाता है। तो अगर कोई अच्छे बच्चे हैं जिनको लगता है कि हम कर लेंगे, तो मैं तो कहता हूँ उसको सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी शुरू करनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे इसका ये भी क्लियर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और क्या पता ये भी हो जाए, है ना। अगर ये नहीं भी हुआ तो कम से कम ये दोनों तो वो इसकी तैयारी में ही कर लेंगे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसकी योग्यता भी ये है कि जब इंटरव्यू होगा, इसका इंटरव्यू के बाद में, इंटरव्यू के पहले दिन आपको नेट और MA चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि आज से अगर आप तैयारी करते हैं तो इंटरव्यू तो डेफिनेटली 2024 से पहले तो होंगे नहीं, 24 तक आपका MA भी हो जाएगा और बीच में 3-4 नेट मिल रही है, बड़े आराम से नेट भी कर लोगे अगर आप सब्जेक्ट तैयार रखोगे। एक ये बढ़िया ऑप्शन है आपके पास में, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर नेट वाला ऑप्शन आपके पास में बढ़िया है। इसके अलावा आपके पास में भी SIRS का ऑप्शन है ना। अगर आपके पास में आपको प्रशासन में जाना है, शिक्षा में नहीं जाना है, तो ये ऑप्शन भी आपके पास में बेस्ट ऑप्शन है। ये देखो, ये सारे मैं विकल्प बता रहा हूँ, ये आपको निर्णय आपको खुद को लेना है, क्योंकि कईयों की रुचि होती है प्रशासन में, तो वो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की, क्योंकि कईयों के MA गलत सब्जेक्ट में हो रखी है, उनके मन से नहीं भी किसी और ने करवा दी है, तो वो फिर इस पर मन नहीं लगेगा, फिर वो ये SIRS कर सकता है ना। तो इस प्रकार से आप किसी एक को चुन लीजिए, चाहे SI करो, RS करो, चाहे इसका करो। हाँ, ये है कि सभी एक साथ नहीं होगी, ये तीनों एक साथ हो सकती है। फर्स्ट ग्रेड, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एक साथ हो सकती है, SIRS एक साथ हो सकती है, सेकंड ग्रेड एक अलग हो सकती है। देखो, अगर आप ये देखोगे तीनों अलग अलग है, एक पोर्शन ये, एक ये और एक ये 3 विकल्प आपके पास में। अब बात आती है LDC वगैरह की, L2 की बच्चे जिनके पेपर अच्छे हुए, उनको मेरा मन कहता है उनको LDC की तरफ नहीं जाना चाहिए। पेपर खराब भी हुआ तो भी LDC की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास में BEd है, आगे 20-30-40 हज़ार की भर्तियां प्रस्तावित है, तो कम से कम आप उन BEd का उपयोग करते हुए इनमें आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। LDC में फिर वही आप गणित, अंग्रेजी, हिंदी वापस पढ़ोगे, बड़ा पेचीदा काम हो जाता है। तो मैं इनके लिए 4 विकल्प रखता हूँ। ठीक है। उसमें भी जिसको थोड़ा सा टीचिंग में इंटरेस्ट है और उसको लगता है कि प्रशासन थोड़ा मेरे लिए जटिल काम है, नहीं हो पाएगा इस समय, तो डेफिनेटली उसको असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ चला जाना चाहिए, भले वो MA प्रीवियस में हो, चाहे वो MA फाइनल ईयर में हो। आज नहीं तो कल वो एलिजिबल होना ही होना है। और जिसको टीचिंग में नहीं है तो फिर वो SIRS में आ सकता है ना। तो इस तरह से आप अपने आप को इस तरह से ऐसा डिसीजन लीजिए ताकि आप एक ही तैयारी में 3-4 परीक्षाओं को कवर कर लो, है ना। और जितना अपने आप को व्यस्त रखोगे उतना ही आप पुराने गम को भुला पाने में सक्षम होंगे। अन्यथा क्या है, वो बातें रह के दिमाग में आएगी, रीट वाली बातें, अध्यापक वाली बातें कि मैंने 1 साल पढ़ा फिर भी मेरा पेपर खराब हुआ, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं है, अब मैं पैसे का कैसे एडजस्टमेंट करूंगा, मेरे महिलाएं जितनी भी हैं उनको ये लगेगा कि मेरे को तो घर वालों ने 1-1.5 साल का ही समय दिया था, उसमें भी मेरे से ये परफॉर्मेंस नहीं हो पाई, अब मैं घर वालों को कैसे कन्विंस करवाऊँ कि मैं आगे और पढ़ूँ, मैं गृहिणी हूँ। देखो, ये 1000 समस्याएं हैं, सबके समक्ष हैं। तो ये सारी समस्याएं तो आएगी, और पेपर खराब हुआ है तो आपको घर वालों को भी कन्विंस करना पड़ेगा, टाइम नहीं मिलता है वो निकालना पड़ेगा, आर्थिक संसाधन सीमित है तो कुछ आर्थिक संसाधन का भी जुगाड़ करना पड़ सकता है। और मतलब देखो, व्यक्ति जब चाहता है ना तो हर समस्या का समाधान वो ढूंढ सकता है। वो ठीक है, उसकी जीवन शैली प्रभावित होगी, सारी चीजें होगी, परंतु वो कर सकता है। ऐसा कुछ है नहीं कि वो नहीं होता, है ना। तो इस प्रक्रिया में मुझे पता है बड़ा कठिन काम है, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक नहीं करोगे तो फिर आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, नए बच्चे अंदर आ जाएंगे, आप पे ऊपर किसी को दया नहीं आएगी। देखो, आप जो है वो मार्केट के लिए आप एक कस्टमर है, घर वालों के लिए आप एक कमाई का माध्यम है, उनके घर का वो एक प्रकार से आप यूं कहिए कि सदस्य है।
आपकी समस्या से किसी को कोई लगाव नहीं है, आपके दुख की अनुभूति आप ही कर सकते हो। तो आपकी समस्याएं आपको ही झेलनी है, और जब आपको ही झेलनी है तो इसके समाधान भी आपको ही निकालने हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपको एक प्रॉपर एक एग्जाम एक दिमाग में ठान लेना है और उसके बाद में अपना डिसीजन लेके काम शुरू करना है। अब सबसे इस पूरी प्रक्रिया में एक जगह आपको दिक्कत आएगी कि सर मेरा एमए हुआ नहीं है, मैं अपीयरिंग हूँ, मैं नेट की करूँ कि सेकंड ग्रेड की करूँ। मैं कह रहा हूँ कि जिसने भी एमए के फॉर्म डाल दिए हैं प्रीवियस के भी, उसको इसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट तैयार होना नुकसानदायक नहीं है। फिर एलिजिबल नहीं भी होगे तो भी विषय तैयार हो जाएगा। और फिर अगर बीच में सेकंड ग्रेड पहले आ जाती है तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर देना, वो छोड़ देना उस समय के लिए। और क्या, कम से कम इस समय का सदुपयोग करके आप विषय तो तैयार करोगे, अदरवाइज तो आप बैठे रहोगे, है ना। इससे बेहतर ये है कि आप सब्जेक्ट को तैयार करो। और बिना सब्जेक्ट के एक स्टूडेंट अनाथ होता है। एक विषय आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है, वो आप शुरू कर दो। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, ठीक है। अब इस डिसीजन लेने के बाद में अब आपके सामने सबसे तीसरी समस्या ये आ रही है कि अब इनकी तैयारी कैसे करें, इनकी बुक्स बता क्या होगा, कैसे लिस्ट बनाएं, किस शिक्षक से पढ़े। ये सारी बातें भी आपके दिमाग में डेफिनेटली आएगी। क्यों? क्योंकि अभी आप इन L1 और 2 से निकले हैं तो इनका आपके पास नॉलेज नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे ये राय दूंगा कि अब आपको आगे अपनी रणनीति कैसे तय करनी है, ठीक है। अब देखो, मैं आगामी 3 वीडियो बनाऊंगा, एक SI और RS की साथ में बनाऊंगा कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। जो ये डिसीजन लेते हैं उनके लिए मैं काम कर लूंगा, आपको किसी को और सुनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड का एक वीडियो बनाऊंगा, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो है वो आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हिस्ट्री का, ठीक है। अगर आपका हिस्ट्री है तो आप किसी और को सुनने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपका दूसरा सब्जेक्ट है तो आप अपने विषय के किसी विद्वान से राय लीजिए, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल के विद्वान से लीजिए, हिंदी के विद्वान से लीजिए। अब आप ये मत पूछना कि किसका कौन सा विद्वान बेहतर है, मार्केट में सबको पता है किसका कौन सा विद्वान बेहतर है। मैं किसी का नाम लूंगा तो 4 लोग मेरे से और नाराज हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में कई हर विषय के 4-4, 5-5 एक्सपर्ट है। मैंने एक एक्सपर्ट का नाम ले लिया तो 3 एक्सपर्ट्स मेरे से नाराज हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे से कोई नाराज हो। अच्छा, मैं किसी शिक्षक की तुलना भी नहीं करूंगा। बेहतर ये होगा कौन एक्सपर्ट अच्छा है, मार्केट में पूछ लो। एक बार पूछने के बाद में उनके डेमो देख लो, डेमो देखने के बाद में फिर ये देख लो उनके एग्जाम की अप्रोच कितनी है। वो एग्जाम के लिए फायदे, कई बार कई लोग होशियार बहुत होते हैं लेकिन एग्जाम की अप्रोच नहीं होती उनकी। ये सारी समीक्षा करने के बाद में आप उनकी तरफ जाइए, उनसे पूछिए, करिए, सलाह लीजिए, क्योंकि विषय का विद्वान जो होता है आपका अच्छा मार्गदर्शन करेगा, है ना। तो अगर आप हिस्ट्री के हैं तो मैं आपको बता दूंगा अच्छी तरीके से। हाँ, ये भी है कि आप हिस्ट्री के आपके दिमाग में कोई और है तो आप उनके और से भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप मेरे पास ही आए, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। और अब तीसरा जो वीडियो मैं बनाऊंगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि इसमें भी मैं आपको बता दूं, मैं हिस्ट्री का बना दूंगा और थर्ड पेपर का। बाकी सब्जेक्ट के लोग जो है अपने विद्वानों जो भी है सब्जेक्ट के उसके हिसाब से है। और अब रहा इसमें कौन सा, देखो LDC पे मैं कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं वही परीक्षा पे बात करूंगा जो मैंने पास करी है ना। जो परीक्षा मैंने पास की है उसी पर मैं बात करूंगा, दूसरी पे मैं बात नहीं करूंगा। उसके प्रति मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है, और जब मेरा एक्सपीरियंस कम है तो मैं उस पर बात करने की स्थिति में नहीं रहता हूँ, ठीक है। 3 और चौथा जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैं आपके वरिष्ठ अध्यापक का। वरिष्ठ अध्यापक में मैं सामाजिक हूँ तो मैं इसका करूंगा, ठीक है। तो अब वरिष्ठ अध्यापक, अब ये 4 वीडियोस मुझे बनाने हैं, ठीक है। और ये वीडियोस मैं होली से पहले बना दूंगा। होली अब शायद 7-8 मार्च को है, उससे पहले बना दूंगा, ताकि होली से घर वर जाके आप वापस आओ, उसके बाद आप ये वीडियोस देख के एक एग्जाम को चयन करके और आप उसके पीछे लग जाइए, है ना। बस इतना कहूँगा कि इन चीज़ों को आप फॉलो कर लोगे। जैसे आपने डिसीजन ले लिया और डिसीजन लेने के बाद में इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया और आगे बढ़ गए और एग्जाम तक लगे रहे, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ जितना आपने खोया है उससे कहीं अधिक आप पाओगे। अब बाकी आपके ऊपर है कि आप कितना बेहतरीन तरीके से करते हैं, क्योंकि करना सब आपको, हम सिर्फ मार्गदर्शन कर सकते हैं आपको हमारे अनुभव के बेस पे, इससे अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ बच्चे ये भी कहेंगे सर हमें लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करनी है। कुछ देखो, जैसे अभी STC BEd के ऐसे बच्चे जो अभी BEd और STC में अपीयर है और उनके ये पेपर थे ही नहीं थे तो अभी वो एलिजिबल नहीं थे, तो वो अपना L2 का और L1 का लॉन्ग टर्म 1 साल 1.5 साल की बढ़िया मेहनत कर सकते हैं।
ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो एलिजिबल थे और ये पेपर खराब हो गए उनके लिए ये सारे विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ मैं मेरी इस पूरी वार्ता को यहीं ख़त्म करता हूँ और उम्मीद है कि आपकी सारी जिज्ञासाओं को, सारे प्रश्नों को, संशयों को मैं शांत करने में सफल रहा हूँ, ऐसी मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। तो आगे के ये 4 वीडियोज़ हैं तो मैं धीरे धीरे होली तक सब डाल दूंगा और आप अच्छे से पढ़ते रहिए और मार्केट के जो लसाप से बचिए, जो आप ये कट ऑफ के जो मार्केट लगा रखे हैं इन सबसे बचिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कट ऑफ कितनी रहती है। हाँ, कुछ लोगों का सपोर्ट ज़रूर लीजिए जो अपने विषय के एक्सपर्ट हैं, या जो मार्गदर्शन लीजिए, मोटिवेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो और अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, 2-4 दिन गम को भुलाइए और पेपर को पैक करके अंदर डाल दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन होना है तो हो जाएगा, नहीं होना तो नहीं होगा। पेपर को 5 बार चेक करने से स्कोर नहीं बढ़ेगा, पेपर को अंदर डाल देने से भी आप बाहर नहीं होंगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हो चुका है वो हो चुका है। ग्रेड 3rd में बाहर हुए हो, 2nd प्राप्त कीजिए, ऐसा ही बनिए, क्योंकि जब आपको बाहर किया जाता है ना तो आपका जोश और एनर्जी दुगनी हो जानी चाहिए। और वैसे भी घायल शेर की दहाड़ बड़ी तेज होती है और आप घायल शेर की अवस्था में है कई स्टूडेंट, तो बढ़िया तरीके से दहाड़िए और मेहनत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।